तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा है हीमेटोलॉजी के बारे में, कंप्लीट कर लिया। ब्लड के बारे में, ब्लड के फंक्शंस के बारे में, उसके सेल कंपोनेंट के बारे में, प्लाज्मेटिक कंपोनेंट के बारे में, उसकी डिजीज़ कंडीशन, आरबीसीज की डिजीज़ कंडीशन क्या है, उसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है, डब्ल्यूबीसीज क्या है, उसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है, प्लेटलेट क्या है और उसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अब उसके बारे में हम लोगों ने बाद में पढ़ा था। हमने कुछ एक और सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में, और आरएच फैक्टर के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट उसके बाद डिस्कस किया था हम लोगों ने कि जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो कैसे होती है, उनके बारे में पढ़ा। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या हो सकता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो 5 टाइप की थी। हाइपर सेंसिटिविटी 1, हाइपर सेंसिटिविटी 2, हाइपर सेंसिटिविटी 3rd, 4th एंड लास्ट में कितना था, हाइपर सेंसिटिविटी 5th, जो कैसी थी, मॉडिफाइड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि सेल क्या है। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन से मिलके बनती है, हमारी ह्यूमन बॉडी में कैसे काम करती है, क्या इसके सेल कंपोनेंट हैं। ठीक है, क्या इसके सेल कंपोनेंट कौन कौन सी लेयर से मिलके बनते हैं, सेल की लेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, प्रोटीन कितना प्रेजेंट है, लिपिड कितना प्रेजेंट है, किसने सेल के स्ट्रक्चर को समझाया। ठीक है, कौन फादर होता है जिसने सेल की डिस्कवरी की, हुई इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। ये सब हम लोग क्या करेंगे, सेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल ही क्या है, कैसी यूनिट है ये, कैसे टिश्यूज के फॉर्मेशन करती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है या फिर उसके जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो कैसे बनी है, उसके अंदर लिक्विड पार्ट कितना है, सेलुलर पार्ट कितना है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसे परमिएबल है, सेमी परमिएबल है कि फुली परमिएबल है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एक्टिव मूवमेंट कैसी है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूवमेंट एक्टिविटी है वो कैसी होती है, एक्टिव मूवमेंट क्या है, पैसिव मूवमेंट क्या है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम फिर पैसिव डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, उसके अंदर एक्टिव डिफ्यूजन होता है और फैसिलिटेटरी डिफ्यूजन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको किसने डिस्कवर किया। ठीक है, कौन सा मॉडल आजकल एक्सेप्टेबल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आजकल क्या होता है, एक्सेप्टेबल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया। तो ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं सेल के बारे में कि सेल क्या है। देखो डियर स्टूडेंट, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेल हमारी बॉडी में करती क्या है। ठीक है, हम बोलते हैं कि यार सेल हमारी बॉडी का क्या है, एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट मतलब क्या है कि एक सिंगल सेल है। जो एक सिंगल सेल है वो क्या कर सकती है, सरवाइव कर सकती है। और हर एक सेल का अपने अपनी जगह पे क्या होता है कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो न्यूरॉन है वो किसका पार्ट है, एक सेल का पार्ट है, वो हमारे ब्रेन में काम करती हैं। हिपेटोसाइटिक सेल्स जो हैं वो हमारे लीवर में काम करती हैं। नेफ्रॉन जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, किडनी में काम करती हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल्स आती हैं। उसके बाद हम बोल दे मायोकार्डियल सेल्स जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोल देते हैं कि मायोकार्डियम है, उसमें मायोकार्डियम मतलब क्या है कि जो हार्ट की जो मिडल लेयर है, ऐसे ही मायोमेट्रियम जो मिडल लेयर बनाती है यूट्रस की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेल के बारे में। ध्यान से देखना कि सेल का डिस्कवर किसने किया था। सबसे पहले ये जो सेल है ये किस वर्ड से लिया गया है, ये एक वर्ड से लिया गया है, सेला। और इस सेला का मतलब क्या है, स्मॉल रूम। इसका मतलब क्या है, स्मॉल रूम। दूसरा पार्ट जो इसका होता वो क्या होगा, पहला क्या हुआ, सेला, और दूसरा क्या हुआ, देखो डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब, 1665 में। किसने की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक
1665 में की थी। उसके बाद क्या था, ये किससे लिया गया, कौन से पेड़ से ली गई थी, ये हुक ट्री से ली गई थी। ये किससे ली गई थी, हुक ट्री से ली गई थी। उसकी भी छाल से लिया गया था। ये बार्क से क्या किया गया था, सेल का डिस्कवर किया गया था। और इसको हम वो क्या बोलते हैं, बोटल कैप, और क्या बोल देते हैं, बोटल कैप। ये तो हो गए हमारी 4 चीजें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है, जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है वो कौन है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होते हैं, किनको माना जाता है, रॉबर्ट हुक को ही क्या किया गया है, माना गया है। कुछ एक अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, किसके बारे में, सेल के बारे में। तो सबसे पहली बात याद रखना, जो सेल है वो क्या होती है, सेल के बारे में सबसे पहले याद रखना है, इट इज द सर्वाइवल यूनिट। इट इज द सर्वाइवल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी की सर्वाइवल यूनिट कौन सी है, सेल है। दूसरा, इट इज द फंक्शनल यूनिट। इट इज द फंक्शनल यूनिट, हमारी बॉडी के फंक्शंस कौन प्रमोट करवाती है, कौन कंटिन्यू करती है, सेल करवाती है। इट इज द फंक्शनल यूनिट। थर्ड वन, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, और यही क्या है, सबसे छोटी यूनिट भी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, इट इज द बायोलॉजिकल यूनिट। इट इज द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, इट इज फिजियोलॉजिकल यूनिट। इट इज फिजियोलॉजिकल यूनिट। ठीक है, इतनी यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला हुआ सर्वाइवल यूनिट, दूसरा क्या हुआ, फंक्शनल, स्मॉलेस्ट यूनिट, बायोलॉजिकल यूनिट और फिजियोलॉजिकल यूनिट। अब देखो, अब ये एक एक बन के क्या कर रही है हमारा, अब एक एक मिल के क्या करती हैं, ये हमारी फंक्शनिंग को क्या करती हैं, प्रोमोट करती हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्या करती है, नेक्स्ट याद रखना, ये सेल मिलके क्या करती हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। ये सेल मिलके क्या करती हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू फॉर्मेशन। तो देखो, इसको और क्या बोल सकते हैं, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक। इट इज द बिल्डिंग यूनिट बोलो या फिर क्या बोलो, ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, हमारी सेल होती है। ठीक है, इस चीज को, इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंटली याद रखना कि हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल यूनिट भी क्या है, कि हम क्या करते हैं, सेल को ही मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखना, जो हमारी सेल थ्योरी है वो किन्होंने दी थी, सेल थ्योरी, ध्यान से देखना। 2 साइंटिस्ट हुए थे। एक हम सेल थ्योरी की बात करते हैं, दो साइंटिस्ट थे, शेल्डन और स्वान। इन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बोला था कि जो एक सिंगल सेल है, जो एक सिंगल सेल है वो भी क्या कर सकती है, रेप्लिकेट कर सकती है। मतलब एक सिंगल सेल से क्या हो सकती है, मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। मल्टीपल सेल का क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है। एक सिंगल सेल से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी की मल्टीपल सेल्स क्या हो रही हैं, बनती हैं। उस थ्योरी को क्या बोला गया, सेल थ्योरी बोला गया। और किसने दी थी ये, शेल्डन एंड स्वान ने दी थी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि इस थ्योरी के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर
सेल रेप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करें, सेल रेप्लिकेशन की बात करें, अगर वहां पर नो रेप्लिकेशन आ जाए, नो रेप्लिकेशन, और दूसरी जगह पर आ जाए रेप्लिकेशन, क्या आ जाए, रेप्लिकेशन आ जाए, तो क्या होगा, जहां पर नो रेप्लिकेशन लिखा है कि सेल कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकती, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, अपोप्टोसिस। मतलब क्या होती है, सेल डिस्ट्रक्शन। मतलब क्या हो जाती है उधर, सेल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अपोप्टोसिस। और ध्यान से देखना कि सिंगल डे में, एक सिंगल डे में जो मैन है, जो एक आदमी है जो सिंगल डे में हेल्दी पर्सन है, उसमें अराउंड 15 to 70 मिलियन पर डे क्या होती है, सेल डिस्ट्रक्शन होती है। क्या होती है, सेल डिस्ट्रक्शन वहां पर प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग देखें, चाइल्ड जो हैं कितने साल से कम, 8 साल से कम, अगर बच्चे हैं 8 साल से कम, उसमें सेल डिस्ट्रक्शन कितना होता है, 20 to 30 मिलियन पर डे, 20 to 30 मिलियन पर डे। अगर हम लोग रेप्लिकेशन की बात करें कि रेप्लिकेशन क्या है, यहां पर दो डिवीजन होते हैं सेल्स के। कितने टाइप्स के डिवीजन होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस होता है और मियोसिस। अब ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, जो ये माइटोसिस है ये क्या करती है, और मियोसिस, जो मियोसिस है, पहले मियोसिस देख लेते हैं। ये वेजिटेटिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। कौन सी फॉर्म में होती है, वेजिटेटिव फॉर्म रेप्लिकेशन करवाती है। ये वेजिटेटिव फॉर्म रेप्लिकेशन करवाती है। ये क्या करवाती है, मल्टीपल फॉर्म रेप्लिकेशन, मल्टीपल फॉर्म रेप्लिकेशन ये करवाती है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल फॉर्म रेप्लिकेशन क्या है और वेजिटेटिव फॉर्म रेप्लिकेशन क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब एक आगे वर्ड आता है साइटोजेनेसिस। क्या आता है, साइटोजेनेसिस। और वो साइटोजेनेसिस का मतलब क्या है वो देखते हैं अब। क्या होता है साइटोजेनेसिस। साइटोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। क्या मतलब उसका, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। वहां से एक वर्ड आता है फिर से, मियोसिस। मैंने आप लोगों को मियोसिस बताया था कि कैसी सेल क्या करती हैं, ये वेजिटेटिव फॉर्म में होती हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव सेल्स का क्या करती हैं, ये प्रोडक्शन करवाती हैं। रिप्रोडक्टिव सेल प्रोडक्शन होता है इनसे। कौन सी सेल का प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव सेल का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और माइटोसिस से क्या होता है, ध्यान देना, माइटोसिस से क्या होता है, जहां से मियोसिस को चेंज करो, वेजिटेटिव नहीं, यहां पर सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल प्रोडक्शन होगा। जो माइटोसिस है ये दिखाती है वेजिटेटिव सेल प्रोडक्शन, वेजिटेटिव सेल प्रोडक्शन। ठीक है, जो सेल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है, सेल डिस्ट्रक्शन इज इक्विवेलेंट और इक्वल टू सेल फॉर्मेशन। देखो मैंने क्या बोला, जितनी सेल डिस्ट्रक्शन होंगी ऑलमोस्ट और इक्वल टू क्या होगा, उसके सेल फॉर्मेशन भी होगी। ये सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन वहां पर कितनी होगी। अगर 100 सेल का डिस्ट्रक्शन हुआ है तो क्या हो सकती है, 100 सेल का फॉर्मेशन भी हो सकता है, या फिर उससे कम भी हो सकता है, या फिर ज्यादा भी वहां पर सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा वेट गेन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा सेल का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मसल ग्रोथ क्या होती है, बढ़ जाती है। और उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल्स, वो अपने साइज को क्या कर लेंगी, बढ़ा लेती हैं। ऐसे ही वो क्या कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। नेक्स्ट, अगर
इस सेल फॉर्मेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, एनी प्रॉब्लम इन सेल फॉर्मेशन, अगर इस सेल फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है? देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या आती है, बहुत सारी आ सकती है। एट्रोपी भी हो सकता है कि सेल का क्या हो गया, साइज बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। हाइपरप्लेशिया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। तीसरा क्या आता है, हाइपरट्रोफी। तीसरा क्या आता है, हाइपरट्रोफी। नेक्स्ट आता है हाइपरप्लेशिया, सॉरी हाइपरप्लेशिया हो गया, हाइपोप्लेशिया। और नेक्स्ट क्या आ सकता है, मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया, इनके बारे में हम आगे डिस्कस से पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकता है, कैसे इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट हो सकता है, ठीक है। ये क्या होती हैं, 4-5 चीज़ें हम लोग देख सकते हैं जब सेल फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तब क्या हो सकता है, एट्रोपी, हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रोफी, हाइपोप्लेशिया और मेटाप्लेशिया। ये सब चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो सेल है, सेल का कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हैं, ठीक है, कैसे डिवीजन हुआ है उसके कंपोनेंट का, ठीक है, वो अब हम लोग ढंग से देखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल कि ये कोई सेल का पार्ट है, फॉर एग्जांपल कि ये कोई सेल का पार्ट है, ये कि सेल ही मान के चलते हैं, ठीक है। इसके बीच में तो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, बीच में क्या होगा, इसके न्यूक्लियस होगा, और इसमें क्या होगा, फ्लूइड फिल होगा। क्या होता है इसके अंदर, फ्लूइड फिल होता है फुल अमाउंट में, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखना कि और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या हो सकता है, इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। गोल्जी एपरेटिस क्या हो सकती हैं, यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। गोल्जी एपरेटिस वगैरह क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती हैं। तो अब ध्यान से देखो, जो बाहर का जो एरिया है इसको तो क्या बोला जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलो या फिर बोलो आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप लोग बोल सकते हो, एक तो बोला क्या कि सेल मेम्ब्रेन हुआ पहला, दूसरा क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्योंकि क्या है, जिसके अंदर प्लाज्मा जो भरा हुआ, जो फ्लूइड जो इसके अंदर का भरा हुआ है, उसके चारों तरफ सेल की एक, सेल के चारों तरफ क्या है, लेयर, इसलिए सेल के चारों तरफ और प्लाज्मा के चारों तरफ एक लेयर है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और जितने भी अदर कंपोनेंट वगैरह प्रेजेंट हैं इनको क्या बोला जाता है, जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ है, रुको, जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ है उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है इसका लिक्विड पार्ट, एक तो क्या होता है लिक्विड पार्ट, और दूसरा क्या होता है सेल ऑर्गेनेलीज। जो सेल के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या होता है, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, सेल का डिवीजन करके देख लेते हैं कि क्या से सेल का डिवीजन होगा, कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, और इनको कैसे, इनका फंक्शनिंग और कैसे ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब देखो, देखो अभी हमने सेल का क्या बताया, एक स्ट्रक्चर बताया, ऑर्गेनेल्स के बारे में मैंने अभी नहीं बताया है। अभी जब उसका क्लासिफिकेशन करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो
अभी हम क्या करते हैं, इसका एक फ्लो ऑफ चार्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सेल के अंदर सबसे पहला पार्ट जो आएगा वो कौन सा आता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या फिर क्या बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर क्या बोल सकते हो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक स्पेशली न्यूक्लियस के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद सेल मेम्ब्रेन हुआ, न्यूक्लियस हुआ, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म। किसके बारे में बात करेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म को 2 में चेंज कर देना। साइटोप्लाज्म को कितने में चेंज करना है, 2 में चेंज करना है, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहला हम लोग बोलेंगे पहला पार्ट क्या है, लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। फिर हम बोलते हैं सेलुलर पार्ट। दूसरा कौन सा आएगा, सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में भी कौन सा होता है, मेम्ब्रेनस लेस, मेम्ब्रेन लेस, और दूसरा क्या होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट। मेम्ब्रेनस लेस क्या होता है, जिसके पास कोई मेम्ब्रेन ना हो। पहला क्या आएगा इसके अंदर, राइबोसोम, और दूसरा क्या आता है इसके अंदर, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। दूसरा हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेनस पार्ट, जिसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करें सिंगल मेम्ब्रेन की। क्या है कि जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, सबसे पहला क्या आता है, लाइसोसोम। क्या आता है, लाइसोसोम। दूसरा क्या आएगा, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट वन क्या आता है सबसे लास्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, 2 तरीके का। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहीं से देख लेना अब आइडेंटिफाई करके। एक तो कैसा हुआ, जिसके पास क्या थी, सिंगल मेम्ब्रेन थी। दूसरा क्या है, डबल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है, डबल मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो होगा क्या, डबल मेम्ब्रेन में ओनली 1 पार्ट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट वहां पर प्रेजेंट होता है। वो कौन सा होता है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा पार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लिक्विड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड पार्ट क्या होता है, ध्यान से देखना। जहां पर मैंने एक वर्ड को याद रख लेना आप लोग, जहां पर मैंने लिखा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा। एक मैं लिख देता हूं लिक्विड पार्ट में सेंट्रोसोम के बाद सेंट्रियोल। क्या लिखूंगा मैं, सेंट्रियोल, और क्या बोल सकते हो उसको, सेंट्रोसोल, ठीक है। ये क्या होता है, लिक्विड वॉल्यूम। क्या होता है, लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सेल। ये क्या होता है, लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सेल को शो करेगा। दूसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रोसोल, लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सेल है। दूसरा आता है साइटोस्केलेटन। क्या आता है, साइटोस्केलेटन।
ये क्या होता है जो साइटोस्केलेटन है, मेड अप ऑफ हार्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर, मेड अप ऑफ हार्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर। मेड अप ऑफ हार्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पहला होता है लिपिड्स। क्या होता है इसके अंदर? लिपिड्स। दूसरा होता है प्रोटीन, और सबसे लास्ट में क्या होता है इसके पास? कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे? उसकी ये बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? ये कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होगी। CHO से डिनोट करते हैं इसको। लिपिड्स कितने परसेंट का बना होता है? 75% लिपिड से, सॉरी 55% लिपिड से क्या होती है? ये बनी हुई होती है मेम्ब्रेन। दूसरा जो प्रोटीन है ये कितने का बना होता है? 40% से बनी होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये कितने परसेंट से बनी होती है? 5% से बनी हुई होती है। ठीक है, तो कितने का हो गया ये? 55%, 40, 95 और प्लस 5, 100% का क्या हो गया? ये पूरा कंपोजिशन हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग सबसे लास्ट में अलग से पढ़ लेंगे। एक तो कौन सा पार्ट हुआ हमारे पास कि सेल मेम्ब्रेन हुआ। ठीक है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किससे बनती है? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से क्या रहती है? मिलकर के बनती है। ठीक है, मिलकर के क्या होती है? उससे मिलकर बनती है। दूसरा हम लोगों ने बोला कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी क्या है? एक सिंगल कंपोनेंट है जो बिल्कुल क्या होता है? मिडल में रहेगा। एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो ये लिपिड है ये कितने परसेंट कंपोजिशन में रहता है? जो लिपिड जो कंपोनेंट है इसके कितने पार्ट हो सकते हैं? पहला होता है फॉस्फोलिपिड। कौन सा होता है सबसे पहले? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कितने परसेंट होता है? 75%। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है ये कैसा लिपिड होता है? कॉम्प्लेक्स लिपिड। जब मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा तब हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे उसके बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स लिपिड हुआ। ये कितने परसेंट होता है? 20% होगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, लिपिड में पहला फॉस्फोलिपिड हुआ, फिर कोलेस्ट्रॉल हुआ। जो लास्ट में आता है वो कौन सा लिपिड आता है? वो आता है प्रोटीनस लिपिड। प्रोटीनस लिपिड वो कितने परसेंट होता है? 5% होगा। ये कितना हो गया? टोटल 100% यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर मैं लिक्विड पार्ट की अगर आप लोगों से बात करूं, अगर मैं लिक्विड पार्ट की आप लोगों से बात करता हूं तो क्या होता है वो? सेंट्रोसोल बोलो या सेंट्रियोल नहीं, साइटोसोल। क्या होता है ये? साइटोसोल। साइटोसोल बोलो या सेंट्रोसोल बोलो तो है क्या? ये लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सेल, या हम लोग क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सेल इज मेंटेन बाय साइटोसोल। साइटोसोल के द्वारा क्या किया जाता है? जो सेल वॉल्यूम है उसको क्या किया जाएगा? मेंटेन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें साइटोस्केलेटन, ये क्या है? मेड अप ऑफ हार्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का बना होता है। किसका बना होता है? हार्ड सेल प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट हुआ। सेलुलर पार्ट की अगर हम लोग बात करें वो दो होते हैं। एक होता है मेम्ब्रेनस लेस, जिसमें कोई मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट ना हो जिसको चारों तरफ, और दूसरा क्या होता है? ऐसा जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट हो? मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। दूसरा क्या होता है? मेम्ब्रेनस पार्ट। जो मेम्ब्रेनस पार्ट क्या है? ये सिंगल लेयर भी होती है कंपोनेंट की, और डबल लेयर वाला कंपोनेंट भी हो सकता है। जो डबल लेयर वाला है वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लेकिन जो सिंगल लेयर वाला है उसमें 3 आते हैं: गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उससे पहले हम लोगों ने क्या लिखा है इस पे? लाइसोसोम, सुसाइडल लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 3 इसके पार्ट होते हैं। ये तो क्या हो गया? हमारी सेल का एक स्ट्रक्चर हो गया जो क्या करती है? अपने पास रखती है, या इसके क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर का एक फ्लो चार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं
सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहले क्या देखेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग देखेंगे।